Hello, kittens, and welcome back to Mindful Cats. Today we are starting with Chapter 6 Attitude and Social Cognition. So let's get started. So now we have the chapter checklist over here. इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग के पास इंट्रोडक्शन होगी, देन सोशल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड देखेंगे, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज देखेंगे, एटीट्यूड चेंज देखेंगे, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे एंड स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडाइज देखेंगे. छोटा सा चैप्टर है, हम लोग क्विकली इसको कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने 11th में ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी, उनमें से एक सोशल साइकोलॉजी भी थी. सोशल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज अफेक्टेड बाय अदर्स एंड द सोशल एनवायरनमेंट. मतलब सोशल साइकोलॉजी में हम लोग डील करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं और जो सोशल एनवायरनमेंट है उससे किस तरीके से इफेक्ट होता है. और सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग के पास आता है एटीट्यूड, बिकॉज जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हम कह सकते हैं ऐसा कंपोनेंट है जो कि सोसाइटी में जो दूसरे लोग होते हैं और जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से अफेक्ट होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं एटीट्यूड सोशल साइकोलॉजी के अंडर का पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी समझा. अब हम आते हैं मेन एटीट्यूड पे. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग सम टॉपिक्स विच हैव एन इवैल्यूएटिव फीचर. मतलब एटीट्यूड जो होता है वो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे सेट ऑफ व्यूज है कुछ रिगार्डिंग सम टॉपिक जिसपे एक इवैल्यूएटिव फीचर होता है. मतलब हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. दिस इज इवैल्यूएटिव फीचर ऑफ एटीट्यूड एंड ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है. लाइक हमारे माइंड की एक स्टेट, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी पर्सन. अब इसमें एक आता है सोशल बिहेवियर. अगर हम लोग चैप्टर का नेम देखें एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन वाला पोर्शन डिडक्टेड है बट स्टिल उसका थोड़ा सा पोर्शन इंट्रोडक्शन में है, दैट वील स्टडी राइट नाउ. सोशल बिहेवियर क्या होता है? All the behavior that takes place in actual, imagined or implied presence of others is our social behavior. ऐसा behavior जो कि किसी दूसरे इंसान की प्रेजेंस में होता है उसे हम सोशल बिहेवियर कहते हैं. Our social environment influences our thoughts, emotions and behavior in complex ways. Due to this, people form views or attitudes. हम लोग का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो हम लोग के थॉट्स, हमारे इमोशंस एंड हमारे बिहेवियर को बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में इन्फ्लुएंस करता है. एंड इसी वजह से जो हम लोग होते हैं वो लोग कुछ व्यूज या फिर कुछ एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. मतलब सोशल बिहेवियर की वजह से इंसान एटीट्यूड फॉर्म करता है. देन हम लोग के पास 3 टर्म्स आती हैं. इम्प्रेशन फॉर्मेशन. इम्प्रेशन फॉर्मेशन होता है, इट हैपन्स व्हेन वी मीट पीपल एंड मेक इन्फ्रेंस अबाउट देयर पर्सनल क्वालिटीज. अब हम लोग एक न्यू पर्सन से मिले एंड हमने उस पर्सन को देख के जज किया दैट मे बी दैट पर्सन इज वेरी स्वीट या फिर दैट पर्सन इज वेरी रूड. तो हम लोगों ने उनके बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस बना लिए ऑन द फर्स्ट मीट about their personal qualities. So इसको हम कहेंगे impression formation. कहते हैं ना first impression is the last impression, that impression. अब आता है attribution. Attribution होता है when we assign causes to the behavior shown in specific social situation. जब हमारे पास कोई एक social situation है उसमें किसी person ने कोई भी behavior दिखाया और हम लोगों ने उसको एक कॉज असाइन कर दिया. मे बी वो ऐसा बिहेवियर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये कॉज हो सकता है. तो हम लोगों ने एट्रीब्यूशन किया, हम लोगों ने एक एटीट्यूड फॉर्म किया बेसिकली कि उनका जो ये बिहेवियर था उसका कॉज ये हो सकता है. तो दिस इज एट्रीब्यूशन. एटीट्यूड हमने जो अभी पढ़ा, हमारे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज या हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड जो हम किसी थिंग या किसी भी चीज के लिए बना लेते हैं. तो जब हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तब हम बनाते हैं सोशल कॉग्निशन. इन तीनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं सोशल कॉग्निशन. एंड जो सोशल कॉग्निशन होता है वो एक्टिवेट होता है बाय कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास. सोशल कॉग्निशन के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव टू एटीट्यूड. अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं. तो एटीट्यूड के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं.
which are very easy to remember. A, B, C, the three first alphabets of our English alphabet dictionary. Then A, B, C. So A stands for affective, B stands for behavioral, C stands for cognitive. अफेक्टिव मतलब होता है इमोशनल कंपोनेंट, अफेक्ट करना मतलब इमोशन से रिलेटेड है. बी मतलब बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब टेंडेंसी टू एक्ट. एंड कॉग्निटिव का मतलब होता है थॉट कंपोनेंट, मतलब जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं वो. कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है, हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होता है, इसलिए थॉट कंपोनेंट. अब हम लोग ये कंपोनेंट से क्या कहना चाहते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो 3 मेजर ऐसे वेज में आता है. एक इमोशनल लेवल पर होता है, एक हमारा टेंडेंसी टू एक्ट कि हम लोग उसको एक्चुअली कर रहे हैं, एंड एक सिर्फ हमारे अंदर एक थॉट आ जाता है. हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया ग्रीन एनवायरमेंट के बारे में. ग्रीन एनवायरमेंट जो होता है, अगर उसमें हम अफेक्ट देखें तो ग्रीन एनवायरनमेंट का सबसे पहले हम थॉट प्रोसेस देखते हैं. थॉट प्रोसेसेस कि मुझे लगता है कि हम लोग को अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वी शुड हैव अ ग्रीन एनवायरनमेंट. दिस इज आवर थॉट कंपोनेंट. मेरे पास एक थॉट आया कि ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए. इमोशनल कंपोनेंट मतलब मैं उससे बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पर अटैच हूँ, मेरी फीलिंग्स अटैच हो चुकी हैं दैट नो, अगर हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को सही नहीं किया तो हम लोग को ये प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. ये इमोशनल कंपोनेंट हो गया. एंड बिहेवियरल कंपोनेंट तब होगा जब मैं एक्चुअली ग्रीन मूवमेंट ज्वाइन कर लूंगी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मैं वहां पे एक्ट कर रही हूँ, मैं एक्शन ले रही हूँ. तो ये 3 लेवल पे हम लोग का एटीट्यूड फॉर्म होता है. एंड इन जनरल वी एक्सपेक्ट ऑल 3 कंपोनेंट्स टू बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. मतलब हम लोग इन जनरल एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों ना सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों ही नेगेटिव होंगे. कंसिस्टेंट होने चाहिए तीनों इन जनरल. ऑल्दो predicting one component on the basis of the other two may not always give us the correct picture about the attitude. But ऐसा नहीं है that always predict करना कि अगर 1-2 कंपोनेंट हमारे पॉजिटिव है तो हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो. नो, इट्स नॉट कंपल्सरी. हो सकता है 2 पॉजिटिव हो एंड 1 नेगेटिव हो. इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. हमने अभी ग्रीन एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देखा. हो सकता है हमारे पास थॉट कंपोनेंट पॉजिटिव, इमोशनल कंपोनेंट पॉजिटिव हो, बट हो सकता है हम उसके लिए कुछ एक्शंस ना ले रहे हो. हम लोग सिर्फ, हमारे अंदर एक थॉट है, हमारे अंदर फीलिंग है कि एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, बट हो सकता है हम लोग कुछ उसके लिए एक्शंस ले नहीं रहे हैं. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इसका मतलब इट इज नॉट ऑलवेज जस्टिफाइड. Then we have some closely related topics to our attitude. उसमें एक आता है values, then attitude, then beliefs. मैंने ये circles के अंदर क्यों डाला है, we'll see right now. Values जो होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं values क्या होती हैं. Values are attitudes or beliefs that contain a should or ought aspect, such as morals or ethical values. These are formed when a particular attitude or belief becomes an inseparable part of life of the person's outlook on life. जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज हम कह सकते हैं हमारे एटीट्यूड्स या बिलीव्स होते हैं. इसीलिए मैंने वैल्यूज को सबसे बाहर रखा है, क्योंकि वैल्यूज के अंदर एटीट्यूड्स भी आ रहे हैं एंड बिलीव्स भी आ रहे हैं. वैल्यूज आर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स दैट कंटेन अ शुड और ऑट. यहाँ पर आ जाती है शुड और ऑट की बात. जब हम कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई. इसमें हमारा एटीट्यूड भी आ रहा है, हमारे कुछ बिलीव्स भी आ रहे हैं. वैल्यूज जो होते हैं ये बनती कब है, हमारे जब एटीट्यूड्स और बिलीव्स जो होते हैं जब हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं, मतलब वो स्टक है हमारी लाइफ से फॉर एवर, हम लोग उनको फॉलो ही करते हैं. जैसे कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये हमारा एक एटीट्यूड भी है और हमारा एक बिलीफ भी है. और जब हम लोग इसको लाइफ टाइम कर रहे हैं, जब ये हम लोगों का एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है लाइफ का, तब हम लोग कहेंगे कि हमारी वैल्यू बन चुकी है. इसलिए ये हो गया वैल्यू. अब देन आता है हमारा एटीट्यूड दैट वी स्टडीड. कोई भी हम लोगों के थॉट्स वगैरह जो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है किसी के बारे में. देन आते हैं बिलीव्स. जो बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट of attitudes and form the ground on which attitudes stand. Beliefs जो होते हैं, beliefs हम लोग का एक cognitive component होते हैं जिसके ऊपर हम लोग attitude formation करते हैं,
और एटीट्यूड और बिलीव्स दोनों जब इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं हमारी लाइफ के, तो वो हमारे वैल्यू बन जाते हैं. तो इससे यू नो द हायरार्की, इसलिए हैव क्रिएटेड दिस सर्कल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. फीचर्स ऑफ एटीट्यूड याद करने के लिए वी हैव क्रिएटेड अ न्यूमोनिक SCEV, सोशल कॉग्निशन, ई व्हीकल. आई होप दिस हेल्प्स. या फिर अगर आपको कोई न्यूमोनिक पता है तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं एंड यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो. Okay, so first S. S stands for simplicity or complexity. We can also call it multiplexity. How many attitudes are there within a broader attitude? Not the same as ABC. Okay, so simplicity और complexity क्या होती है? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं features of attitude. Attitude के features क्या होते हैं? So attitude जो होता है उसमें एक simplicity और complexity का पार्ट आता है. मतलब कि जो attitude होता है, एक हम लोग का एक ब्रॉडर एटीट्यूड है, उसके अंदर भी छोटे छोटे एटीट्यूड्स होते हैं, तो हम लोग उनकी बात कर रहे हैं. बट हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते ABC से. ABC डिफरेंट है, ये कंपोनेंट्स हैं, एंड एटीट्यूड के अंदर एक और एटीट्यूड बन रहा है, वो अलग चीज है. देन आता है सेंट्रलिटी. सेंट्रलिटी इज रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम. एन एटीट्यूड विद ग्रेटर सेंट्रलिटी वुड इन्फ्लुएंस द अदर एटीट्यूड्स मच मोर देन द सेंट्रल एटीट्यूड. अब अगर हम लोगों के पास एक टॉपिक है वॉर का, वी हैव अ टॉपिक ऑफ वॉर. अब हम लोगों को सब नेशन से एक वो लेना है म्यूचुअल कंसेंट कि सबका वॉर के बारे में क्या एटीट्यूड है. तो उस एटीट्यूड के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है विच इज जो उन लोग को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है मिलिट्री पर, एंड एवरी कंट्री यही चाहेगी कि उन लोग का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बचे ताकि वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे स्पेंड कर सकें. तो उन सब लोगों का वॉर के लिए जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो ब्रॉडर एटीट्यूड था वॉर का, वॉर में बहुत सारे छोटे छोटे और एटीट्यूड आते हैं, जैसे कि हम लोग को किसी से कोई भी लाइक रिबेल है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जैसे कि अभी भी ग्लोब में बहुत सारे वॉर्स चलते रहते हैं, तो इसमें एक डोमिनेंट जो आ गया वो था एक्सपेंडिचर, मनी आ गई एक एटीट्यूड, जो यहाँ पे एक सेंट्रल एटीट्यूड बन गया जिसने सारे एटीट्यूड्स को ओवरपावर कर दिया एंड पूरा एटीट्यूड हम लोगों का नेगेटिव बन गया. देन आता है एक्सट्रीमनेस. एक्सट्रीमनेस मतलब हमारा जो एटीट्यूड है वो कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है. तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे दी एंड लोगों से पूछा कि आप अपना एटीट्यूड बताइए कि 1 से लेके 5 तक एटीट्यूड क्या है. तो 0 हो जाएगा न्यूट्रल एटीट्यूड, पॉजिटिव 5 एंड 1 ये दोनों एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हो जाएंगे, एंड 2 एंड 3 सटल एटीट्यूड्स थोड़े. एंड इस साइड हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव है, बिकॉज इंटीजर्स में इफ यू सी नेगेटिव यहाँ पे होता है एंड पॉजिटिव यहाँ पर होता है. सो 1 है तो एक्सट्रीमली नेगेटिव, 5 है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव एंड 3 is neutral. इस तरीके से we can check the extremeness. Then we have valence, positive और negative. Valency we have studied in maths, right? Valence क्या होता है? Tells whether an attitude is positive or negative towards the attitude object. Neutral attitude would have neither positive nor negative valence. Like we saw in this extremeness 1 से लेके 5 तक की रेटिंग. तो रेटिंग जो हमने बताई पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वैलेंसी हो गई. ये जो नंबर्स है ये वैलेंसी हो गई. एक्सट्रीमनेस में हमने बता दिया कि कितना एक्सट्रीम हो रहा है लेफ्ट साइड या कितना एक्सट्रीम हो रहा है राइट साइड. दिस इज बैलेंस. ओके, सो वी हैव प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन. प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब हमारा जो एटीट्यूड है उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन. इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग की एक फेवरेट टीचर हैं, सपोज इंग्लिश की टीचर हमारी फेवरेट है, तो उनकी वजह से हम लोग को उनका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगता है. सो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लाइकिंग फॉर अ सब्जेक्ट ड्यू टू टीचर. हमने टीचर से हमारे उस सब्जेक्ट को एसोसिएट कर लिया, तो हमारा जो एटीट्यूड था उस सब्जेक्ट के लिए वो एसोसिएशन की वजह से पॉजिटिव हुआ. नाउ वी हैव लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड. अगर एक बच्ची है जो ड्राइंग करती है एंड एवरी टाइम शी ड्रॉज और सब लोग को दिखाती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है, तो उसका जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स ड्राइंग वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड.
इसमें हम पनिशमेंट का भी एग्जाम्पल ऑपोजिट देख सकते हैं कि नेगेटिव हो जाना. लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स. अब अगर हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो जितने भी एल्डर्स होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, बहुत काइंडनेस शो करते हैं, तो हमारा भी जो एटीट्यूड होगा उनको देख कर, उनको ऑब्जर्व कर कर वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू अ ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स. अगर हमारा जो ग्रुप या हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनमें एक ऐसा एटीट्यूड, एक टीचिंग है कि हम लोग को टेम्पल्स में जाकर मनी, स्वीट्स या फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफर करने होते हैं, तो हम लोगों का भी एटीट्यूड इसी तरीके से डेवलप हो जाएगा. देन लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन. हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है, लाइक आप लोगों को बुक्स में पढ़ाया जा रहा है. अगर आपको किसी बुक में, किसी बायोग्राफी में, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कुछ अपोजिट बता दिया जाए, कुछ थोड़ा नेगेटिव बता दिया जाए, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट बुक, तो आपका भी जो एटीट्यूड है वो उसी बुक की तरह उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नेगेटिव डेवलप हो जाएगा. Then we have attitude is learned through one's own experiences and interaction with others. तो एक कॉमन सी चीज़ है, जो एटीट्यूड होता है वो हम दो तरीकों से सीखते हैं, या तो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से, या तो हमारे दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन होती है उनसे. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. एटीट्यूड जो होता है मेरा कैसे फॉर्म हो सकता है, या तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से. मतलब बचपन में मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जिस वजह से मुझे लिजर्ड्स अच्छी नहीं लगती, तो ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैंने एटीट्यूड फॉर्म किया फॉर द लिजर्ड्स. एंड एक हो सकता है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ था, सो ये इंटरेक्शन विद अदर्स की वजह से मैंने एटीट्यूड फॉर्म कर लिया. अब आता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन. हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस समझी. अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस फॉर्मेशन को. तो उसके लिए एक निमोनिक है PM फॉर रियल, FR, PM FR फॉर रियल. अब इसके लिए फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. हमारे जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एज आई टोल्ड यू ओवर हियर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन. देन मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस. ऑब्वियसली हम लोग को मीडिया इस तरीके से सब चीज़ें शो करती है दैट हम लोग का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. देन फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट. अगर हम लोग की फैमिली में हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आर नॉट गुड, तो हम लोग का भी जो एटीट्यूड होगा वो उन्हीं की तरह डेवलप हो जाता है. एंड देन आते हैं रेफरेंस ग्रुप्स. रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो ग्रुप्स जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक बच्चा है एंड उसकी क्लास में और 5 बच्चों का ग्रुप है, एंड उस बच्चे को लगता है कि जो 5 बच्चों का ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा कूल है, तो वो उस ग्रुप को एक रेफरेंस ग्रुप बना लेगा. एंड उस रेफरेंस ग्रुप में जो जो चीज़ें होती होंगी, जो बाहर से वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एटीट्यूड उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उन लोगों की वजह से. देन वी हैव प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज. अब हम लोग का एटीट्यूड फॉर्म हो चुका है, अब एटीट्यूड चेंज कैसे कर सकते हैं उसकी भी कुछ प्रोसेसेस हैं. वी हैव 3 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस वॉज प्रपोज बाय फ्रिट्ज हीडर. फ्रिट्ज हीडर ने कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस हम लोग को दिया था. ही एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज POX ट्रायंगल, क्योंकि अभी हम इसको PX ट्रायंगल की तरह ही समझेंगे. इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन 3 एस्पेक्ट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड के 3 कॉम्पोनेंट्स भी स्टडीड. ये उनके बीच का एक रिलेशनशिप बता रही है. को रिलेशन वी ऑल्सो स्टडी इन ग्रेड 11th, तो वैसा ही पूरा कॉन्सेप्ट है. तो फर्स्ट इज P. यहाँ पे स्टैंड करेगा फॉर द पर्सन जिसका हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं, जिसका एटीट्यूड हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. मेन कैरेक्टर जो है वो है P. एंड देन जो दूसरा पर्सन है, द साइड कैरेक्टर, उसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं, अनदर पर्सन. एंड X इज टॉपिक, मतलब हम लोग का एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में एटीट्यूड बन रहा है हम वो स्टडी कर रहे हैं. मतलब P जिसके दिमाग में वो एटीट्यूड है, X जिसके बारे में वो एटीट्यूड है, एंड O हमने एक हम लोग का साइड कैरेक्टर ले लिया. तो अब हम लोग ये पूरा ट्रायंगल समझते हैं. अब इस ट्रायंगल में लेट्स से दिस इज P हमारा मेन पर्सन, दिस इज O एंड दिस इज X.
हम लोग का एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो है अभी हम उसको डाउरी मान लेते हैं. डाउरी मतलब दहेज. एंड पी जो पर्सन है एंड ओ जो पर्सन है. पी पर्सन और डाउरी का रिलेशन इज पॉजिटिव. पी पर्सन चाहता है डाउरी लेना एंड ओ पर्सन जो है वो कंप्लीटली अगेंस्ट है डाउरी के. तो इन दोनों का जो को रिलेशन बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यू सी दिस इज अ बैलेंस सिचुएशन. पर लेकिन अगर यहाँ पे पी और एक्स का सिचुएशन इज पॉजिटिव, लाइक वो चाहते हैं कि डाउरी लेना है एंड ओ भी चाहते हैं कि यस डाउरी लेना है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इनका रिलेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस सिचुएशन. एंड इम्बैलेंस सिचुएशन कब होगी? दैट पी और एक्स के बीच का रिलेशन नेगेटिव है, ओ और एक्स के रिलेशन भी नेगेटिव है. तो यहाँ पे इनका जो रिलेशन होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. दोनों में से कोई भी हम लोगों का डाउरी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनका रिलेशन तो पॉजिटिव होना चाहिए. बट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे तो ये इनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. एंड वी से पी और एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ सकता है? सो दिस इज एन इम्बैलेंस सिचुएशन एंड दिस इज अ बैलेंस सिचुएशन. एंड हम लोग बस ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. दिस वी हैव टू अचीव दिस एटीट्यूड में, नॉट दिस. Now we have the concept of cognitive dissonance. The concept of cognitive dissonance was proposed by Leon Festinger. He emphasized on cognitive component with the basic idea that attitude must be consonant. Festinger and Carl Smith conducted an experiment that showed the working of cognitive dissonance. All aspects or elements of the attitude or attitude system must be in the same direction. If this does not happen, then the person experiences a kind of mental discomfort. मतलब जैसे कि we saw here कि सारी जो हम लोग के एटीट्यूड्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए. इफ दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस लाइक हियर, तो ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा ऑब्वियसली. लाइक यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, बट स्टिल अगर यहाँ पे रिश्ता नहीं हो पा रहा है, देन दैट इज एन इम्बैलेंस सिचुएशन दैट विल क्रिएट अ डिस्ट्रेस. इसीलिए जितने भी हम लोगों के एलिमेंट्स होते हैं वो सब लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो cognitive dissonance, concept of cognitive dissonance. अब अदर बोथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी. एंड जो बैलेंस हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़ा, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की. मतलब कॉग्निटिव मतलब हमारे थॉट्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अब आते हैं हम लोग थर्ड उस पे, द टू स्टेप कॉन्सेप्ट. द टू स्टेप कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय S.M. Oseen. He was an Indian psychologist. According to him, attitude change takes place in two steps. First step होता है जिसमें टारगेट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है विद द सोर्स. टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. तो यहाँ पे हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, टारगेट, आइडेंटिफाइज एंड सोर्स. इन तीनों का मतलब क्या है? तो इफ यू सी द टारगेट, टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज बीइंग चेंज्ड. मतलब जिस पर्सन का हम लोग एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया टारगेट. और जो सोर्स है वो पर्सन जिसके थ्रू हम लोग उस टारगेट का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर हो गया द टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स. हम सोर्स उस पर्सन को चूज करेंगे जिस पर्सन के लिए टारगेट के पास थोड़ी रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा रिगार्ड होगा, या टारगेट को वो सोर्स पसंद होगा. द सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट एंड द रिगार्ड एंड अट्रैक्शन बिकम्स म्यूचुअल. हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी सेलिब्रिटी का. सेलिब्रिटी जो है हमारा वो सोर्स है. आप इमेजिन कर सकते हैं आपका कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी, वो हमारा सोर्स है. टारगेट है आप, आपका एटीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग एक सोर्स, जो टारगेट है वो सोर्स से आइडेंटिफाई कर रहा है. तो जैसे कि हम लोग टारगेट है, हमने किसी भी सेलिब्रिटी से आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों को कोई सेलिब्रिटी पसंद है. देन सेकंड स्टेप आता है द सोर्स देमसेल्व्स शोज एन एटीट्यूड चेंज बाय एक्चुअली चेंजिंग देयर बिहेवियर टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग दिस टारगेट डज द सेम. एंड अब जो हमारा सोर्स हमने इमेजिन करा है, सपोज उन्होंने एक ऐड किया पान मसाला के बारे में, टोबैको के लिए उन्होंने एक ऐड किया,
तो सबसे फर्स्ट उन्होंने वो ऐड किया, मतलब उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया फॉर द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हमारा टोबैको बन गया। हम लोगों ने उन्हें देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया और हमने भी अपना एटीट्यूड उसके लिए चेंज कर लिया, क्योंकि हम लोग उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज दैट जो टारगेट है उसने भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाउ वी हैव फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज? फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। हमारा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो टोबैको के बारे में हम लोग का जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है वो तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, दैट वी नो टोबैको बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है। तो इसमें जो हम लोग का एग्जिस्टिंग एटीट्यूड का नेगेटिव वो थी कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। तो उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, उसको चेंज करने में थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लगेगी उसको चेंज करने में। सो दिस इज बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उस बेसिस पे ये इन्फ्लुएंस हुआ कि एटीट्यूड किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो नहीं आती है, इसमें आती है एक बैलेंसी भी, कि कितना ज्यादा एक्सट्रीम था, कितना ज्यादा नहीं था। अब हो सकता है कुछ लोगों का टोबैको के लिए 5 बैलेंस हो, कुछ लोगों का 0 हो, न्यूट्रल हो, कुछ लोगों का 1 हो। सो वी डोंट नो। एंड फिर एक आता है एक्सट्रीमनेस, कि कितने एक्सट्रीम लेवल पर है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है कि उसमें भी छोटे छोटे और एटीट्यूड्स हो मेरे। देन सेंट्रलिटी हो सकती है, हो सकता है कि एक डोमिनेंट एटीट्यूड हो जो सारे एटीट्यूड्स को इफेक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में हो। एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज ऑल्सो मैटर्स ऑन कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट। देन वी हैव सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारा जो सोर्स वी स्टडीड, हमारा सोर्स की अब क्रेडिबिलिटी क्या है एंड अट्रैक्टिवनेस क्या है। क्रेडिबिलिटी में अगर हम लोग को प्राइम मिनिस्टर कोई चीज आके बताए, सो वील ऑब्वियसली बिलीव इट मोर। तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है एंड अट्रैक्टिवनेस, लाइक जो हम लोग के सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर अट्रैक्टिव। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ज्यादा अपना एटीट्यूड उनके इन्फ्लुएंस में आके चेंज कर रहे हैं। देन आता है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैसेज था हमारा टोबैको, उन्होंने प्रमोट किया टोबैको का। तो ये जो मैसेज था, ये मैसेज पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे कि एक रैशनल अपील होता है, मतलब हम लोग की खुद की सोच समझ से भी हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं। लाइक रैशनल, हम लोग को पता है टोबैको इज हार्मफुल, इसलिए हम लोग उसको नहीं खाएंगे। एक होता है इमोशनल अपील। एक कुछ लोग हो सकता है किसी ने ऐड करा हो कि टोबैको नहीं खाना चाहिए, लाइक वी सी मूवीज से पहले अक्षय कुमार का ऐड आता है फॉर स्मोकिंग एंड टोबैको। तो ये उन्होंने एक इमोशनल अपील उसमें क्या दिखाई है, दैट दे शो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस बाय यूजिंग द टोबैको एंड सिगरेट। तो ये एक इमोशनल अपील हो गई। इमोशनल लेवल पे हम लोग को थोड़े इमोशंस आ रहे हैं दैट येस दिस कैन क्रिएट डेंजर फॉर अस या फिर हमारे लव्ड वंस के लिए। एंड मोटिव मतलब जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया उसका मोटिव क्या था, रेलेवेंट था भी या नहीं था, और किस मोड से किया। लाइक अगर आपको सिर्फ यहाँ पे लिख कर दे दे, जैसे कि टोबैको के पैकेट पे भी लिखा हुआ होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। पर लेकिन अगर आपको किसी कैंपेनिंग के थ्रू या फिर एक वीडियो के थ्रू या फिर आपको खुद से आके कोई बोले, तो वो ज्यादा इजीली आपका एटीट्यूड चेंज करेगा। देन आता है हमारा टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिस पर्सन का हम लोग यहाँ पे एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो ज्यादा मैनिपुलेटिव नेचर का ना हो सकता है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए वो इजीली किसी से भी मैनिपुलेट ना होता हो, उसकी पर्सुएबिलिटी ज्यादा ना हो। एक आता है स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज, मतलब उसका जो किसी मतलब जो हम लोग का एटीट्यूड ऑब्जेक्ट था उसके लिए जो उसका प्रेजुडाइज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है वो ना चेंज करे अपना एटीट्यूड, या सेल्फ एस्टीम, एज आई सेड सेल्फ एस्टीम हाई है, या फिर इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है। जो हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनका एटीट्यूड चेंज करना इज डिफिकल्ट देन जो कम इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। देन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट, एटीट्यूड में नॉट ऑलवेज बी एग्जिबिटेड बाय बिहेवियर। अब हम लोग हमेशा किसी पर्सन का जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर हमेशा नहीं जा सकते, बिकॉज सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। इसलिए उसका एटीट्यूड हमेशा हम लोग बिहेवियर से नहीं
एग्जिबिट कर सकते हैं. एंड समटाइम्स इट इज बिहेवियर दैट डिसाइड्स द एटीट्यूड. कभी कभी जो होता है वो हमारा बिहेवियर होता है जो हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकता है. There would be consistency between behavior and attitude when हमारा जो behavior और attitude होता है उन दोनों के बीच में consistency होगी कुछ condition पे. जब हमारा जो attitude है वो बहुत ज़्यादा strong है तब तो हमारा behavior attitude के according चलेगा. There is awareness of attitude. हम लोग को पता है हमारा attitude क्या है किसी attitude object के बारे में, तब हम लोग उसके ही एक consistency में behave करेंगे. देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. बाहर से कोई प्रेशर नहीं है. जैसे कि आप लोग का जो एटीट्यूड है वो आप लोग के फ्रेंड्स ने आपको परसुएड किया कुछ गलत काम करने के लिए, आपको पता है वो कुछ गलत काम है, बट लेकिन एक एक्सटर्नल प्रेशर है जिस वजह से आप वो बिहेवियर कर रहे हो, बट लेकिन आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए स्टिल नेगेटिव है. देन द पर्सन इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स. एंड कभी कभी एंड सेम अगर आपके वो फ्रेंड्स आपको नहीं देख रहे हैं तो उस टाइम पर हो सकता है आप वो काम करें जिस तरीके से आपका एटीट्यूड है तब. So this is consistent between behavior and attitude, and the behavior would have a positive consequence. जब आपको पता है कि जो आपका behavior है वो आपने करा तो उसका एक positive consequence निकलेगा, तो आपका जो attitude है वो behavior की consistency में काम करेगा. Then we have prejudice and discrimination. अब ये थोड़ा नेगेटिव साइड में हम लोग एटीट्यूड को पढ़ रहे हैं. सबसे पहले इनमें आता है टॉपिक स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? वी हैव हर्ड दिस वर्ड एवरीवेयर. स्टीरियोटाइप होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप. इट कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द टारगेट ग्रुप एंड दे लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड्स और प्रेजुडाइजेस टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स. इसका मतलब है जो हमारा स्टीरियोटाइप होता है ये एक थॉट कंपोनेंट है. ये थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है स्टीरियोटाइप. ये बेसिकली हम लोग कोई भी आइडियाज बना लेते हैं रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. मेनली यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे. किसी भी ग्रुप के बारे में हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं, अपने माइंड में एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं, एंड उस वजह से हम लोग का एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म होता है और हम लोग प्रेजुडाइजेस कंडक्ट करते हैं. स्टीरियोटाइप ही प्रेजुडाइज में कन्वर्ट होता है एंड में आके. हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके लगते हैं दैट एक अनटचेबिलिटी का वी ऑल नो हमारे कास्ट सिस्टम में एक कास्ट बनाई गई थी सबसे लोअर लेवल पर जिनको वो लोग अनटचेबल कह के डिनोट करते थे. सो बेसिकली दे क्रिएटेड अ स्टीरियोटाइप कि जो भी क्लीनिंग एंड सैनिटेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं दे ऑल आर डर्टी. उन लोग की कैरेक्टरिस्टिक, उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डर्टी है, एंड उन लोगों ने एक स्टीरियोटाइप अपने माइंड में फॉर्म किया. उसके बाद उन्होंने प्रेजुडाइज किया, उन्होंने अफेक्ट भी इसमें ज्वाइन कर दिया, उन्होंने फीलिंग्स एंड इमोशंस ऐड करे, उन्होंने यहाँ पर अपने वर्नाज एंड अपना धर्म एंड ऑल उससे कनेक्ट कर दिया. ये एक प्रेजुडाइज में कन्वर्ट हुआ. एंड डिस्क्रिमिनेशन तब हुआ जब उन लोगों ने मिसबिहेव करना स्टार्ट किया, एंड दैट कन्वर्ट इनटू डिस्क्रिमिनेशन जब उन्होंने बिहेवियर कंपोनेंट भी उसमें ऐड कर दिया. अब इसमें जो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन होता है ये विदाउट ईच अदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. हो सकता है सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो या हो सकता है सिर्फ प्रेजुडाइज हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय लॉ, बट कॉग्निटिव एंड इमोशनल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडाइज आर हार्ड टू चेंज. जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय लॉ. लाइक डिस्क्रिमिनेशन वो लोग क्या करते थे दैट दे वर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एंड ऑल, बट उसको बाय लॉ हम चेंज कर पाए. बट जो एक कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट होता है आप उसको बहुत हार्डली चेंज कर सकते हैं बिकॉज वो उनके माइंड है. किसी का माइंड सेट करना इज वेरी डिफिकल्ट. आप उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. देन आता है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइज. ये जो प्रेजुडाइज होता है इसके सोर्सेज क्या है, मतलब ये डेवलप क्यों होता है. एक तो लर्निंग. अगर आप अभी भी देखें तो बहुत सारे वी कैन से थोड़े रिलीजियस पीपल जो होते हैं जो अभी भी हिंदू वर्णास को मानते हैं, दे स्टिल बिलीव दैट जो लोअर कास्ट होती है, कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट. तो लर्निंग उनको बचपन से वो सिखाया गया है इसलिए दे स्टिल बिलीव. या फिर अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी इन ग्रुप बायस. पहले के टाइम पे
जो ये प्रेजुडाइज था ये इतना वाइड स्प्रेड क्यों था, क्योंकि सब लोग अपने आप को एज अ सोशल आइडेंटिटी देखते थे। पहले सब लोग सोशल ग्रुप्स में रहते थे, तो उनके अंदर था दैट ये हमारा ग्रुप है एंड ये उनका ग्रुप है। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, एक इन ग्रुप बायस और आउट ग्रुप बायस जो होती थी वो डेवलप रहती थी। नेक्स्ट वी हैव स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग जो होता है इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लेम गेम। जैसे कि आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, बट क्रिश्चियनिटी में जो जूज होते हैं उन लोगों को हिटलर ने जो बहुत रूथलेसली किल किया था, दे बिलीव बेसिकली दैट जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको जो क्रूसिफाई किया गया था वो जूस लोगों की वजह से किया गया था। सो दे ब्लेम्ड कि इस चीज का रीजन व यू। तो उन लोगों ने उस पूरे ग्रुप के अगेंस्ट एक प्रेजुडाइज क्रिएट करा एंड उसके बाद जो उसका डिस्क्रिमिनेशन था दैट वाज दी रूथलेसली उन सबको किल किया गया था। देन वी हैव कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट। कर्नल ऑफ ट्रूथ मतलब सब कह रहे हैं तो ये बात सच होगी। जैसे कि अगर अभी ऑल ऑफ अ सडन एक ग्रुप आए एंड वो ग्रुप आपके रिलीजन का हो एंड अगर वो बोलने लगे दैट ये जो पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप है दे डू दैट, तो हम लोग का एक कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम लोग को लगेगा अगर सब लोग ये कह रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों ने एक्चुअली ये किया है, तो हम लोग का जो एक एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा एंड हो सकता है प्रेजुडाइज में वो कन्वर्ट हो जाए। एंड एक आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका एक एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। हम लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो रिजर्वेशन था वो बहुत टाइम पहले हट जाना चाहिए था फॉर द लोअर ग्रुप द लोअर स्टार्ट ऑफ आर सोसाइटी, बट लेकिन वो अभी तक हटा नहीं है। इसको हम कह सकते हैं एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब भी गवर्नमेंट ने हटाने की ट्राई की उसको दोबारा से उन्हीं ग्रुप वालों ने दोबारा लेकर आए। मे बी दे हैव देयर ओन रीजंस, वी आर नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट दैट ओवर हियर, वी आर जस्ट लुकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। बट ये सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी है। वो लोग खुद जो जिसके बारे में जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है वो खुद ही अपने आप को उस प्रेजुडाइज से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलने देंगे उनका एटीट्यूड हम लोग का यही रहेगा दैट दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रुप। अब आती हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे हम लोग प्रेजुडाइज को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसको हैंडल करने के लिए टू नो अबाउट इट्स कॉज और सोर्सेस। सबसे पहले हम लोग को इसको हैंडल करने के लिए समझना होगा कि जो प्रेजुडाइज क्रिएट हुआ है कॉज क्या है, क्रिएट क्यों हुआ एंड सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज क्या थे जिस वजह से प्रेजुडाइज क्रिएट हुआ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फिर आ जाती है द स्ट्रैटेजीज वुड बी इफेक्टिव इफ दे एम एट। और हमारी स्ट्रैटेजी प्रेजुडाइज को सही करने की तब सक्सेसफुल होंगी जब हम लोग एम करेंगे ऑन मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडाइजेस। सबसे पहले हम लोग को ये जो लर्निंग है ना प्रेजुडाइज का इसको कम करना होगा। चेंजिंग प्रेजुडाइज एटीट्यूड्स, लोगों का जो प्रेजुडाइज एटीट्यूड होता है उसको हम चेंज करेंगे। डी एम्फसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इन ग्रुप, और जो दिस इज इन ग्रुप दिस इज आउट ग्रुप, ये जो एक नैरो आइडेंटिटी है ना, नैरो सोशल आइडेंटिटी, उसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे। एक सोसाइटी में छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स होने से बेटर कि हम लोग उसे एज अ होल देख रहे हैं। नैरो सोशल आइडेंटिटी को हम लोग ब्रॉडन अप कर रहे हैं, डी एम्फेसाइज कर रहे हैं इसे। Then discouraging the tendency towards self-fulfilling prophecy among the victims of prejudice. And if we tell the victims जिनके अगेंस्ट ये prejudice face हो रहा है that आप लोग जो actions कर रहे हैं उस वजह से एक self-fulfilling prophecy create हो रही है, इसलिए it's better that आप उसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो क्रिएट हो रही है उसको थोड़ा एलिमिनेट करें, जिससे ये जो प्रेजुडाइज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो सके। एंड देन वी हैव लास्ट द स्ट्रैटेजीज आर सक्सेसफुल ओनली इफ। ये जो हम लोगों ने अभी स्ट्रैटेजीज देखी ये सक्सेसफुल होती हैं सिर्फ तब जब जो हमारे दो ग्रुप्स हैं वो एक कोऑपरेटिव मैनर में मीट करते हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव मैनर। जब तक जो सारे ग्रुप्स हैं वो म्यूचुअली अग्री नहीं करेंगे दैट हम लोग एक कोऑपरेशन सेटअप करेंगे तब तक प्रेजुडाइज सॉल्व नहीं हो सकता, जब तक एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है। देन दूसरा, अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुप हेल्प्स देम टू नो ईच अदर। एंड जब तक ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे करेंगे, इसीलिए एक इंटरैक्शन इज वेरी नेसेसरी। देन द टू ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट इन पावर और स्टेटस, एंड दोनों ग्रुप्स को
अपने माइंड में एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि हम लोग डिफरेंट नहीं हैं, पावर में या स्टेटस में सब इक्वल होते हैं। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हम लोग की प्रेजुडाइज को एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करेंगी। एंड दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोग को कोई भी डाउट्स होंगे सो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।